अब तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट का रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसके बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई के द्वारा कैसे किसी ऑब्जेक्ट या इमेज का निर्धारण किया जाता है कि उसके पोजीशन का निर्धारण किया जाता है उसके बारे में पढ़ा, और प्लेन मिरर के से संबंधित किस प्रकार से इमेज बनता है, उस इमेज की प्रकृति कैसी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट ये है कि अगर ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर के हर एक पार्ट के द्वारा बनाया जाएगा। इस समतल दर्पण का प्रत्येक भाग जो है वो प्लेन मिरर का जो प्रत्येक भाग है वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। ठीक है, और किस भाग के द्वारा कितना ब्राइट इमेज बनाया जा रहा है, कितना क्लियर इमेज बनाया जा रहा है, वो निर्भर करता है इस सभी भाग में कोई एक भाग ऐसा होगा जहां मतलब कि कोई ऐसा परावर्तक सतह होगा जहां पे लाइट की मात्रा सबसे अधिक होगी और वहां पे हमको सबसे ब्राइटेस्ट इमेज दिखाई देगा। ठीक है, और अब यहाँ पे तो बहुत सारा हर एक पार्ट के द्वारा एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज बनाया जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर को यानी हमारे आंखों को सिर्फ एक ही इमेज दिखाई देगा। और कौन सा इमेज वो होगा? वो इमेज होगा जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचेगा और वो वाला जो इमेज होगा वो हम लोगों को दिखाई देगा। बाकी अदर इमेज जो है हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। Every part of a plane mirror, every part of a plane mirror forms image of an extended object, किस कारण से करता है? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इमेज, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब के अध्यारोपण के कारण प्रत्येक भाग के द्वारा इसका इमेज बनाया जाता है। ठीक है, द brightness of image depends upon the light of reflecting surface area। ठीक है, प्रतिबिंब का जो ब्राइटनेस है वो किस पर डिपेंड करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया जो है, क्षेत्र है, परावर्तक सतह का जो क्षेत्र है उसके लाइट पर डिपेंड करेगा। तो इसको हिंदी में भी लिख लेंगे। समतल दर्पण के प्रत्येक भाग के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है तथा प्रतिबिंब का
ब्राइटनेस, अर्थात उसको लिख सकते हैं चमकीलापन, प्रतिबिंब का चमकीलापन परावर्तक सतह क्षेत्र के प्रकाश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इतना तो इमेज बनाता है, लेकिन हमारा आंख सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज को देख पाता है, एक ही प्रतिबिंब को देख पाता है। Every part of a plane mirror forms image of an object, but an observer can see only one image, जो रिफ्लेक्ट करके, मिरर से रिफ्लेक्ट करके उसकी आंखों तक पहुंचता है, which is received by his eye after, which is received by his eye after रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रतिबिंब का प्रत्येक भाग, प्रतिबिंब क्या कह रहे हैं, समतल दर्पण का प्रत्येक भाग किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण करता है, परंतु एक प्रेक्षक सिर्फ एक ही प्रतिबिंब को देख पाएगा, जो दर्पण से परावर्तन के बाद उसके आंखों तक पहुंचेगा, सिर्फ उसी इमेज को वो देख पाएगा। तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी होता है, वो अनंत होता है। ठीक है, तो उस आधार पे हम समतल दर्पण के पावर को भी बता सकते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है 1/, फोकल लेंथ। तो 1/, फोकल लेंथ जब होगा तो 1/, फोकल लेंथ तो उसका इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट, तो किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे हमें 0 प्राप्त होता है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि समतल दर्पण का जो ऑप्टिकल पावर है, अर्थात प्रकाशीय क्षमता जो है, वो कितना होता है, 0 होता है। उसका यूनिट डायोप्टर होता है, प्रकाशीय क्षमता का यूनिट डायोप्टर होता है, जब फोकल लेंथ को हम मीटर में मापते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। ऑप्टिकल पावर ऑफ ए प्लेन मिरर is 0 डायोप्टर। ठीक है, ये 0 डायोप्टर होता है। पिछले क्लास में एक और चीज पढ़े थे हम लोग, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग वहां पे लैटरल मैग्निफिकेशन के बारे में देखा था। तो लैटरल मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है कि मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट को रखा जाए। जैसे ये मिरर था और इसके पैरेलल ऑब्जेक्ट को रखा गया था, तो हमको जो इमेज भी इसके पैरेलल ही मिला था और दोनों सेम डायरेक्शन में मिला था। तो हमारा मैग्निफिकेशन, जो लैटरल मैग्निफिकेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ था, वो +1 प्राप्त हुआ था।
अगर हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें तो किसी प्लेन मिरर का लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो जो मिरर है उसके सरफेस के लंबवत होना चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है उसको हम प्लेन मिरर के लंबवत रखेंगे, प्लेन मिरर के सतह के लंबवत रखेंगे तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट का जो साइज का रेशियो होगा वो हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो देखिए वो कैसा हम लोगों को मिलता है। अब देखिए यहां पे कोई हम लोग लीनियर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर हो गया ए और इधर हो गया बी, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम लोगों को, चूंकि बी मिरर के नजदीक है तो प्रतिबिंब का भी वही भाग मिरर के नजदीक होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, मतलब तुरंत इसका उल्टा हो गया है ना। तो अगर एओ का हाइट एच अगर हम लोग लेंथ अगर एच लेंगे तो इसका लेंथ कितना लेंगे, माइनस एच लेंगे, है ना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मैग्निफिकेशन जब हमको मिलेगा तो निगेटिव मिलता है, क्योंकि साइड में दोनों के अंतर कोई नहीं होगा, है ना, तो मैग्निफिकेशन तो 1 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि दोनों के डायरेक्शन में अलग अलग अंतर है इसलिए ये -1 होगा। तो इसको लिख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, इज ऑलवेज -1, ठीक है। एम डैश अगर इसको मान लेते हो तो एम डैश इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं, इसका लेंथ मान लेते हैं एल, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, -l, तो -l/l काट दिए तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग, ये जो प्लेन मिरर है ये हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। कैसे बनाता है इसको देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक ये मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, रे जो है
ये देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे हुआ, टकराया, टकराने के बाद परावर्तित हुआ, परावर्तित होकर यहाँ पे वास्तविक किरण कट रही है। देख लीजिए, प्रकाश की वास्तविक किरण। तो जब भी रेस का एक्चुअल कट हो, एक्चुअल इंटरसेक्ट हो, तो वहां पे जो इमेज बनता है, ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, तो ये वास्तविक इमेज बनेगा। ये क्या बनेगा? रियल इमेज। तो रियल इमेज जो बना, तो ये रियल इमेज किस ऑब्जेक्ट का बना? कौन सा? इसके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है क्या? इधर कोई ऑब्जेक्ट? इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इधर एक ऑब्जेक्ट माना जाता है कि हाँ, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को तो हम टच नहीं कर सकते ना, ये वाले ऑब्जेक्ट को। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये हो जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल मतलब कि काल्पनिक, काल्पनिक वस्तु। तो काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा निर्माण किया जाता है। वही अगर वस्तु जो है वो वास्तविक हो, तो उसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। देखिए कैसे। ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो एक मतलब मेन अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जो है वो गई, और टकराने के बाद पुनः, चूंकि नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, तो पुनः इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो ये जब लौटेगी, तो यहाँ पे जो विप्रेक्षक होगा, उसको ये प्रकाश की किरण कहाँ से आते हुए प्रतीत होगी? ये पीछे, मिरर के पीछे कहीं से आता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा रे जो है वो हम लोग लेते हैं तो यहां पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या रियल ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु। ये वास्तविक वस्तु है, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि ये देखिए, तो रेज वास्तविक रूप से थोड़ी कट रहा है। हम इसको ऐसा मान रहे हैं कि यहां से कटेगा, ये जो रे आ रहा है यहां से कट के डाइवर्ज हो रहा है, तो ये इमेज हो जाएगा आपका वर्चुअल काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये है इमेज बनने का मतलब समतल दर्पण में किस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक वस्तु का, और वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में कुछ और ज्योमेट्री देखते हैं।
यहां पे देख लीजिए, डेविएशन है ना, एंगल ऑफ विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है? तो जब समतल दर्पण या किसी भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, है ना, या कोई भी प्रकाशीय यंत्र हो, उस पर आपतित किरण पड़ने के बाद अपने पथ से यदि विमुख हो जाती है, ठीक है, तो वो अपने पथ से कितना विमुख होती है, कितना विचलित होती है, अपवर्तित या परावर्तित किरण और उसका वास्तविक किरण जो है, उन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? एक समतल दर्पण है, और ये क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल। ये क्या है? अभिलंब है। अब इस पर एक प्रकाश की किरण हम लोग लेते हैं, ये आपतित किरण, और टकराने के बाद पुनः उसी कोण से परावर्तित हो गया। इसका वास्तविक पथ कहाँ था? किधर जाने का था? इसका वास्तविक पथ तो ये था ना, लेकिन अब ये जा किधर रहा है? इधर जा रहा है। तो निर्गत किरण और वास्तविक किरण, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वही होगा विचलन कोण, और इसको हम लोग सूचित करते हैं डेल्टा से। इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, विचलन कोण। विचलन कोण का मान जो है हम लोगों को पता चला। अब कितना होता है? तो मान लेते हैं ये इंसिडेंट एंगल अगर थीटा है, आई है, तो आई बराबर आर होता है, तो यहां पर भी हम लोग आई लिख सकते हैं, आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। अब एक और चीज है कि सरल रेखा पर टोटल कितने कोण का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। अब पूरे का पूरा 180 डिग्री है और इतना है विचलन कोण, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे में से इतना निकाल देंगे तो इतना बच जाएगा। तो पूरा कितना? 180 डिग्री है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई, और आई कितना हो जाएगा? 2i। ठीक है, और ये हो गया आपका विचलन कोण का मान। तो विचलन कोण को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लिख देते हैं एंगल बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे and reflected ray is called angle between, it's called angle of
डेविएशन। आपतित किरण का वास्तविक पथ तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाता है 180 माइनस 2i, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार से अगर पूछता है कि यदि समतल दर्पण को उसके अक्ष से कुछ ऊपर या नीचे मतलब घुमा दिया जाए तो उसके परावर्त और उसके आपतित किरण को एक समान रखा जाए तो उसके परावर्तित किरण पे कितना फर्क पड़ेगा, देखते हैं इसको। ये है समतल दर्पण का वास्तविक अक्ष। पहले ये इस पे था, ये था इसका नॉर्मल, इसको n मानते हैं। तो इस पे जब प्रकाश की किरण आई तो ये कितना कोण बनाया I, तो ये भी कितना हो जाएगा I, क्योंकि I इज इक्वल टू R। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि समतल दर्पण को उसके अक्ष से कितना घुमा दिया गया, थीटा डिग्री घुमा दिया जा रहा है, मतलब इसको हल्का सा ऐसे घुमा दे रहे हैं। तो घुमा देने के बाद हमारा जो है ये कैसा हो जाएगा, दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। थीटा डिग्री घुमा दिया गया, ये थीटा डिग्री घुमा दिया गया। तो अब इसका अक्ष जो है, अब इसका जो नॉर्मल है, अब इस पे इस दर्पण पे इसका नॉर्मल किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो नॉर्मल को फिर से हम लोग खींच लेते हैं। ये हो गया थीटा, ये कितना हो गया थीटा। अब देखिए आपतित किरण को हम एक समान ही रखेंगे, आपतित किरण को हम क्या करेंगे, एक समान ही रखेंगे। तो एक चीज बताइए कि नॉर्मल से ये आपतित किरण कितना कोण बना रहा है। तो टोटल आई था, उसमें से थीटा हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। टोटल आई था और अब क्या करेंगे, थीटा निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा। अब ये आप इस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए ये आपतित किरण हो गया। तो आपतित किरण जितना कोण बनाएगी नॉर्मल से, उतना ही ना परावर्तित किरण भी नॉर्मल से कोण बनाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब आपतन कोण का मान आई माइनस थीटा है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा। मतलब ये किरण जो है इधर हो जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, और मुड़ने के कारण ये नॉर्मल से कितना कोण बनाएगा, आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा। अब ये पूछ रहा है कि परावर्तित किरण कितना चेंज होता है। तो परावर्तित किरण पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो पहले से परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना बना, थीटा। इस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। फिर से देखिए, ये एक समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है। इसमें आपतित किरण ये हुआ और परावर्तित किरण ये। आपतन कोण का मान आई था, परावर्तन कोण का मान आई था। इस समतल दर्पण को हमने थीटा डिग्री घुमा दिया। तो थीटा डिग्री जैसे ही घुमाया, ये नॉर्मल जो है
अभिलंब ये भी कितना घूम गया, थीटा डिग्री घूम गया, और थीटा डिग्री घूम के ये एन डैश हो गया। और आपतित किरण कोण कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो आपतन कोण का मान पहले जब आई था और नॉर्मल जो है वो थीटा घूम गया, तो अब पूरे आई में से इस थीटा को घटा देंगे तो अब कितना कोण बन रहा है, आपतन कोण का मान कितना हो जा रहा है, आई माइनस थीटा। पूरा आई में से थीटा को घटा देंगे तो हमको आई माइनस थीटा मिल जाएगा। और परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण आई माइनस थीटा है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा ही हो जाएगा। परावर्तन कोण आई माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये जो है इधर घूम गया। अब ये भी परावर्तित किरण, पहले वाले भाग में ये परावर्तित किरण था और दूसरे वाले भाग में ये परावर्तित किरण है, ठीक है। दूसरे वाले भाग में क्या है, ये परावर्तित किरण है। तो ये दोनों परावर्तन कोण के बीच कोण हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, यहां पे पहले आपका ये था आई और आई, अब क्या हो गया, आई माइनस थीटा और ये आई माइनस थीटा, ये हो गया स्थिति। अब इसी आधार पे हम लोगों को थीटा का मान ज्ञात करना है, इसी आधार पे हम लोगों को थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरे आई में से इसका मान ज्ञात कर देंगे, इसके मान को अगर निकाल देते हैं तो हमको मिल जाएगा, यहां से यहां तक कितना है, आई है, और यहां से यहां तक हमको पता नहीं है। यहां से यहां तक जैसे पता निकल जाएगा, पता चल जाएगा हम लोग को, यहां से यहां तक पता चला तो इस पूरे में से इसको निकाल देंगे तो हम लोग को थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये है आई माइनस थीटा और ये है आई माइनस थीटा, ये कितना है, आई माइनस थीटा। तो यहां से यहां तक आई माइनस थीटा है और यहां से यहां तक कितना है, थीटा है। तो आई माइनस थीटा में से यहां से यहां तक जो आई माइनस थीटा है, इसमें से हम लोग इस थीटा को निकाल देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। नाम हम लोग दे देते हैं, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश, अच्छा ये हो गया एन और ये हो गया बी डैश। तो यदि हम लोग एन डैश ओ बी डैश में से एन डैश ओ एन को निकाल देंगे तो हमारा एन ओ बी डैश मिल जाएगा। देखिए तो एन ओ बी डैश इज इक्वल टू एन डैश ओ बी डैश माइनस एन डैश ओ एन। अब देखिए यहाँ पे एन डैश ओ बी डैश, एन डैश ओ बी डैश मतलब यहां तक का कोण कितना है, आई माइनस थीटा माइनस एन डैश ओ एन, इसका मान कितना है, थीटा, थीटा। तो कितना हो जाएगा, आई माइनस 2 थीटा, ये एन ओ बी डैश का मान हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हम लोगों को निकालना क्या है, बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ओ ए डैश। तो बी डैश ओ ए डैश निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एन ओ ए डैश, एन ओ ए डैश माइनस एन ओ बी डैश, एन ओ बी डैश। इस पूरे में से इसको निकाल देंगे तो हम लोगों को इसका मान मिल जाएगा। बी डैश ओ ए डैश को हम लोग क्या माने हैं, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स बराबर। तो एन ओ ए डैश, एन ओ ए डैश, इसका पूरा मान कितना है, देखिए तो आई है, आई माइनस एन ओ बी डैश, एन ओ बी डैश का मान कितना है, आई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 थीटा, आई से आई कैंसिल, तो एक्स बराबर
2 थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी समतल दर्पण को उसके अक्ष से बिना उसके आपतित किरण को परिवर्तित किए थीटा डिग्री घुमाया जाता है, तो उसके परावर्तित किरण में 2 थीटा डिग्री का चेंज आता है। तो इसको लिख लेते हैं, इफ वी rotate a plane mirror, if we rotate a plane mirror, rotate a plane mirror by theta degree about its axis, about its axis without changing its incident ray, its reflected ray changes by 2 थीटा डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। यदि हिंदी लिख लेंगे, यदि किसी समतल दर्पण को उसके अक्ष के अनुदिश थीटा डिग्री घुमाया जाता है बिना उसके आपतित किरण को परिवर्तित किए, तो उसका परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री, उसका परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री परिवर्तित होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर हम एक वस्तु है और हमारे सामने एक दर्पण रखा गया, समतल दर्पण, तो यदि हमको हमें अपने आप को पूरा का पूरा उस दर्पण में देखना है, तो उस दर्पण का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए कि हम लोग अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख पाए। तो इसके लिए देखिए, हम लोग ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं, और ये हमेशा होता है हाफ। हमेशा क्या होता है? हाफ होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु अपना प्रतिबिंब पूरा का पूरा उस समतल दर्पण में तभी देख पाएगा यदि उस समतल दर्पण का हाइट जो है वो उस वस्तु के हाइट का आधा हो। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, an object can see itself completely in a plane mirror, if the height of mirror is at least half of the size of object।
हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इफ h is equal to height of mirror और h is equal to of object, then h is equal to h by 2। ठीक है। कोई वस्तु अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में तभी देख सकता है जब उस समतल दर्पण का हाइट या आकार उस वस्तु के आकार का कम से कम आधा हो। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे कोई दीवार है। ये हो गया आपका समतल दर्पण। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो इस समतल दर्पण से x दूरी पर है। कितने दूरी पे है? x दूरी पे। इस समतल दर्पण का हाइट हम मान लेते हैं h। ठीक है। उसके बाद इस समतल दर्पण से y दूरी पर एक दीवार है। समतल दर्पण से y दूरी पर एक दीवार। इसका हाइट जो है वो है h। तो इसकी दूरी जो है इससे कितना है? y। तो इस व्यक्ति को मतलब इस दीवार का इमेज इस मिरर में देखने के लिए इस मिरर का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ये अगर इसका इमेज इसमें बनता है तो कितने दूरी पे बनेगा? जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे। तो यहां से y दूरी पे हमने प्रतिबिंब का निर्माण किया। प्रतिबिंब का निर्माण किया। ये हो गया O, ये A डैश और ये B डैश। इसका हाइट h है। अच्छा, इसका हाइट अगर h है तो इस इमेज का भी हाइट कितना होगा? h होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसका कितना होता है? +1। इससे दूरी x है और इससे दूरी इसका y है, तो ये भी क्या हो जाएगा? y। अब देखिए, बस व्यक्ति का जो ऑब्जर्वर है ना, वो इसका प्रतिबिंब कितने दूरी पे देखेगा? x + y दूरी पर देखेगा। तो हमारे सामने दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है OAA' और दूसरा त्रिभुज है
ओ बी बी डैश, ओ ए डैश का लंब कितना है x, और ओ बी बी डैश का लंब कितना है x प्लस वाई। देखिए दोनों समांतर है, तो समांतर है तो ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण कॉमन है तो बराबर हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो समरूप है तो ए से समरूप हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल ओ ए डैश सिमिलर टू बी ओ बी बी डैश, ठीक है। ओ ए डैश और ओ बी बी डैश के सिमिलर हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका शीर्ष लंब बटा आधार, मतलब x बटा ए डैश का हाइट कितना है आधार का h, बराबर इसका शीर्ष लंब कितना हो जाएगा x प्लस वाई बटा आधार कितना हो जाएगा h। तो हम लोगों को अगर h निकालना है तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई एक्स प्लस वाई इंटू h। अब देखिए तो इसे ऐसा क्वेश्चन को इस तरीके से पूछे कि कोई वस्तु जो है दर्पण और किसी दीवार के बीचों बीच खड़ा है, मतलब कि x बराबर y बाई 2 है, x बराबर y बाई 2 है। तो इसको इस दीवार का प्रतिबिंब इस दर्पण में देखने के लिए दर्पण का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए तो x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस y को लिख सकते हैं 2x, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो x बाई 3x कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो h बाई 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इफ एन observer is placed in between wall and mirror, such that y is equal to 2x, that is midway, है ना, बीचों बीच रखा हुआ। Then the minimum height of mirror should be h is equal to x बटा x प्लस y is equal to कितना है 2x है इंटू h, तो h is equal to x बाई 3x इंटू h, x से x कट गया तो h is equal to कितना हो जाएगा h बाई 3। हिंदी लिखेंगे, यदि किसी प्रेक्षक को दर्पण एवं दीवार के बीचों बीच रखा गया है तो उस वाल का प्रतिबिंब अर्थात उस दीवार का प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण का हाइट कम से कम h बाई 3 होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अब जो है हम लोग
ऑप्टिक्स में काइनेमेटिक्स को मिक्स करेंगे, ठीक है। अर्थात प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के स्पीड एंड वेलोसिटी से इमेज के स्पीड एंड वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, मिरर के स्पीड एंड वेलोसिटी से इमेज के वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, उस पे नजर डालेंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मिरर हो गया और ये इमेज, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, काइनेमेटिक्स इन प्लेन मिरर, काइनेमेटिक्स इन प्लेन मिरर। अब एक चीज देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है यहां पे, इसका मिरर से दूरी को हम लोग मान लेते हैं Q, और ये क्या हो गया V। तो ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो इमेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस चीज, अगर ये मिरर कांस्टेंट है, स्थिर है, तो जितने तेजी में ये इधर की ओर आएगा उतना ही तेजी में ये इधर की ओर आएगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज के वेलोसिटी के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो VO माइनस VM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस VI प्लस VM। ये माइनस वाला इधर जाता है और ये माइनस वाला इधर आता है, तो VO प्लस VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM प्लस VM। मतलब VO प्लस VI इज इक्वल टू 2VM। ये हो जाएगा आपको काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, अगर मिरर को हम लोग वर्टिकली मूव करें तो क्या इन दोनों के मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा? इसको अगर इधर मूव करते हैं और मिरर को वर्टिकली मूव करते हैं तो नहीं, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है, लेकिन मिरर का पोजीशन एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का जो वेलोसिटी है वो 0 मानेंगे, है ना। इसको एक्स कोऑर्डिनेट पे रेस्ट में मानेंगे, तो उस समय दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ट्रक है जिसके पीछे एक मिरर लगा हुआ, प्लेन मिरर। ट्रक अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और कोई कार वाला जो है वो उस पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब कि उसका पीछा कर रहा है। कोई ट्रक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रहा है और उस पे एक कार वाला जो है वो 30 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा कर रहा है। तो अब एक चीज बताइए कि उसका जो मिरर में जो इमेज बनेगा वो, देखिए यहाँ से हम लोग को क्लियरली वो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। देखिए डायरेक्शन कैसे हम लोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इसका VO इज इक्वल टू पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है देन VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव। इमेज अगर इधर मूव कर रहा है तो VI इज इक्वल टू पॉजिटिव। इमेज अगर इधर मूव कर रहा है तो VI इज इक्वल टू निगेटिव। मिरर अगर इधर मूव कर रहा है तो VM इज इक्वल टू पॉजिटिव।
मिरर अगर इधर मूव कर रहा है तो VM इज इक्वल टू निगेटिव। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा हमने वो क्या था कि ये एक ट्रक है, ये ट्रक है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, इसकी वेलोसिटी इधर है। तो ये जो स्पीड ट्रक का होगा वही स्पीड मिरर का होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, VM। कितना, VM इक्वल टू, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। कार जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका भी पॉजिटिव होगा, VO इक्वल टू 30 km पर आवर। अब इमेज किधर जाएगा हम लोगों को पता नहीं, हम लोग सीधे इस फॉर्मूले पे रखेंगे और मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो क्या है, VO, तो VO इक्वल टू कितना है, 30 प्लस VI बराबर कितना, 2 गुने 60। तो VI इज इक्वल टू 120 माइनस 30, तो VI इज इक्वल टू 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए, तो ये किधर से है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इमेज का भी डायरेक्शन इधर की ओर नहीं होगा, इमेज इधर की ओर नहीं आएगा, इमेज इस डायरेक्शन की ओर जाएगा। कितने स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। कल हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर देखेंगे ना, 2 प्लेन मिरर को मिक्स करते हैं तो कैसे इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, ठीक है, किस समय कितना इमेज बनेगा, ठीक है, किस एंगल पे रहेगा, तो रेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल देखेंगे।